Hello guys, how are you? Wish you very good morning. This is Kamlesh Tiwari. Welcome to my channel Economics by Kamlesh sir. तो बेटा कॉल आने के कारण ये इससे पहले वीडियो कट गया था, कोई बात नहीं, तो आगे कंटिन्यूटी बनाते हैं। तो यहाँ हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना था उसको मैंने आगे बता भी दिया। तो साकाल की स्टोरी, विलास की स्टोरी पढ़ेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो मेन एंड वीमेन के द्वारा किया जाएगा या किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, कैसे क्वालिटी आती है उसके अंदर, या ह्यूमन एसेट या ह्यूमन कैपिटल कैसे बनता है, यानी कहाँ कहाँ उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग, उसको पढ़ेंगे। जैसे एजुकेशन, हेल्थ सेंटर इत्यादि पर। तो कितनी प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट अपने इकोनॉमी में है, इसको भी पढ़ेंगे। इसके बाद फाइनलाइजेशन करेंगे। जब आपका चैप्टर फिनिश होगा, एट लास्ट आपको फाइनलाइजेशन करते हुए उसका कंक्लूजन निकालेंगे, कंक्लूड कर देंगे स्टोरी को। तो यहाँ तक हो गया था। तो यहाँ एक आपको सिनेरियो दिया गया है, यानी फिगर दिया गया है। इसमें एक लड़की है, लड़का है, वो दोनों आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है, आपस में ही डिस्कशन कर रहे हैं, क्वेश्चन एराइज कर रहे हैं, वो आंसर भी दे रहा है। देखते हैं क्या है। व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स, इज़ इट लाइक लैंड और लेबर। कह रही है क्या ह्यूमन रिसोर्स क्या है, या लैंड या लेबर की तरह है। तो लड़का कह रहा है इट इज़ मोर दैन दैट, कह रहा है कि यह लैंड और लेबर की तुलना में कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल है। फिर से लड़की पूछ रही है व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल, इज़ इट लाइक रुपी, पैसे और डॉलर। ह्यूमन रिसोर्स क्या है, क्या यह पैसे की तरह, डॉलर, पैसे और रुपीज़ की तरह है। फिर लड़का कह रहा है इज़ इट मोर दैन दैट, इससे कहीं अधिक वो कीमती है, वैल्यूएबल है, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही ऐसा है कि उससे हम फ्यूचर में जो रिटर्न लेंगे वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होगा। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट भी किया जाता है, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है कि 1-2 महीने के अंदर किसी को हम कैपिटल बना देंगे, ह्यूमन कैपिटल को। उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए 5-10 साल के लिए ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसको हम जो रिटर्न मिलता है तो वो सुखद अनुभूति हम भी करते हैं उसके साथ में। तो ये कहीं ज़्यादा अन्य उत्पादन के साधनों की तुलना में ह्यूमन जो रिसोर्स है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, यही कह रहा है। हियर इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन रिसोर्स मीन्स अगर उसको सही से उनमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वह ह्यूमन कैपिटल बन जाता है, यानी उसके अंदर जो एसेट बनता है एक परिसंपत्ति बन जाता है। ह्यूमन भी एक परिसंपत्ति है, एक पूंजी है। तो जब उनमें एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किल में और हेल्थ सेंटर पर, हेल्थ केयर पर जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वह कैपिटल बन जाता है। तो क्या किस फॉर्म में हो सकता है, एक टीचर के रूप में हो सकता है, इंजीनियर के रूप में हो सकता है, डॉक्टर के रूप में हो सकता है, टेलर के रूप में हो सकता है। तो ये सब क्या है, ये सब एक ह्यूमन एसेट है, ह्यूमन कैपिटल है। तो स्टोरी ऑफ साकाला विलास में अब आप लोग देखे थे कि दोनों दोस्त हैं, गांव के ही हैं, फ्रेंड हैं। तो गांव के फ्रेंड हैं और समझ लीजिए कि एक प्रकार से क्लोज ही फ्रेंड थे। सिचुएशन क्या थी कि उनकी कुछ परिवार के अंदर ही कुछ कह लीजिए कि विकास के प्रति अलग अलग धारणा थी। चाहे वो धनी परिवार से बिलोंग कर रहे हो, चाहे गरीब परिवार से, किसी भी थ्रू अगर जागरूक हैं, बच्चों को विकास करना चाहते हैं, उनको अच्छा ह्यूमन कैपिटल या एसेट बनाना चाहते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे उनमें। तो वही देखे थे कि साकाल का परिवार, यानी जो गार्जियन थे, साकाल के ऊपर केयर किए, उनमें इन्वेस्टमेंट किए, तो वह एक एसेट बना। लेकिन विलास का वहीं हम लोग उपेक्षा कर गए, तो वह एक लायबिलिटी बन गया। तो जिस पर निवेश किया जाता है, एक अच्छा एजुकेटेड पर्सन बनाया जाता है, एक कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल बनाया जाता है, तो वह गुड रिटर्न देता है। लेकिन साकाल जिसको नहीं बनाया गया वो लायबिलिटी, बोझ ही बना जाता है। तो हम लोग ये सब पढ़े थे। ये सब क्रांति कौन लाया, एजुकेशन और मेडिकल केयर और किसी फील्ड में उनको अच्छा स्किलफुल बना करके। तो ये सिचुएशन जब क्रिएट हुआ, यहाँ पर इसके थ्रू 2 सिचुएशन क्रिएट हुआ था, एक वर्चुअस साइकिल, एक विशियस साइकिल। वर्चुअस साइकिल क्या होता है,
वर्चुअस साइकिल एक एजुकेटेड पर्सन अपने आने वाली पीढ़ियों को हमेशा एजुकेटेड बनाता है, यानी एक एजुकेटेड पर्सन अपने बेटे को एजुकेट करेगा, वो जो होगा वह अपने आने वाले बच्चे को एजुकेट करेगा, यानी एक प्रकार से एक सर्कल बन जाता है। इसको बोलते हैं वर्चुअस साइकिल। यह साकाल की स्टोरी से समझ में आता है। उसके माता पिता हम नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा शिक्षित थे, लेकिन शिक्षित थे और वह अपने बेटे साकाल पर वो विकास करने के लिए वो ज़्यादा उस पर केयर किए, प्रियॉरिटी दिए, एजुकेशन, हेल्थ सेंटर, हेल्थ केयर, और जब वो ग्रेजुएशन किया उसको कंप्यूटर में अच्छा डिप्लोमा करा करके स्कूल प्रोफेशन बना करके रोज़गार के अवसर प्रोवाइड कराए, तो वह अब आने वाले बच्चों को भी प्रोवाइड कराएगा साकाल। तो ऐसे एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट हो जाता है। लेकिन वीसीएस साइकिल कैसे क्रिएट होता है? वीसीएस साइकिल ये हुआ कि जैसे विलास का ही एग्जाम्पल है, उसके जो फादर थे वो ज़्यादा केयर नहीं किए विलास के ऊपर, जैसे वो अनएजुकेटेड थे वैसा विलास भी अनएजुकेटेड बनता गया। तो इसका बैड इम्पैक्ट हुआ कि विलास की आने वाली पीढ़ी भी उसी प्रोफेशन में अपने जो भी गार्जियन थे उसी की मतलब कि जो माता पिता अपना उनके प्रोफेशन करते थे मछली बेचने का, वही वो भी अपना लिया। तो अपना जीविका किसी ढंग से यापन करता था और गरीबी के दुष्चक्र में फंसा रहा। अब आने वाली उसकी संतान भी जो होगी वो भी गरीबी के दुष्चक्र में फंसी रहेगी, और उसको इससे एक संकट का चक्र बन जाता है, एक विशियस साइकिल बन जाता है, जो कि विलास स्टोरी के थ्रू हम लोग पढ़े थे। जैसे बेटा डिस्कशन हो चुका था, फिर भी मैं रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये फ़र्ज़ बनता है आपको पूरा एक चैप्टर को मेमोराइज़ करता चलूँ, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट एक चैप्टर बना रहे। तो इसको हम लोग अच्छी तरह से और समझने के लिए एक इंडिया और जापान को एक कंट्री का एग्जांपल ले लेते हैं। फिर भी यहाँ अपने कंट्री के मुझे एग्जांपल देना या उसके बारे में कुछ भी कमेंट मत करना, यहाँ मेरा उद्देश्य नहीं है। फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि जापान के लोग अधिक से अधिक ज़्यादा स्किल्ड फुल पर्सन होते हैं। वो ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए ज़्यादा प्रियॉरिटी देते हैं। वहाँ के लोग अधिक एजुकेशन और मेडिकल केयर पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट करते हैं, या किसी सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा पीपल को एक अच्छा स्किल्डफुल पर्सन बनाने के लिए एक अच्छा ट्रेनिंग दे करके उनको जॉब पर स्टैंड करते हैं। तो वहाँ के लोग जब शिक्षित होंगे तो रोज़गार का ज़्यादा अवसर होगा, वहाँ अधिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काम करेगी। तो ऐसे ही टोटली कह लें कि वहाँ एक वर्चुअस साइकिल बन जाता है। लेकिन वीसीएस साइकिल अगर देखें तो इंडिया में ज़्यादा बेरोज़गारी है, गरीबी है, यहाँ के लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में ही बिलोंग रहते हैं, तो यहाँ पे काम के अवसर उतना नहीं होते हैं, और इसमें मौसमी बेरोज़गारी, छिपी बेरोज़गारी, कई तरह की बेरोज़गारी में फंसे रहते हैं, या डेली वेज पर काम करते हैं, या अपने जो भी प्रोफेशन है एक वंश के रूप में चला आता है, तो वैसे आने वाले बच्चे उसी को अपनाते हैं और किसी ढंग से अपना जीविका यापन करते हैं, एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। तो आने वाली पीढ़ी भी उनका अनुसरण करती है और एक संकट, विशियस मीन्स संकट के चक्र में फंसी रहती है। ठीक है, तो ये हम लोग देखे थे। इसमें क्रांति लाती है एजुकेशन, हेल्थ केयर, और अच्छा उनको स्किल्डफुल पर्सन बनाना, किसी कौशल को सिखाना, किसी क्षेत्र में डिप्लोमा दिलाना, जिससे वो एक अच्छा जीवन यापन करें और अपना अच्छा प्रोडक्टिविटी खुद अपने परिवार अपना विकास करें, देश में अधिक सोसाइटी में अधिक से अधिक प्रोडक्टिविटी दें, अच्छा परफॉर्मिंग दें और कंट्री में दें। ठीक है, जिससे पूरा देश विकास हो जाए, यानी उनका विकास, परिवार का विकास, समाज का विकास, पूरे देश का विकास, क्योंकि सभी को लेकर समचा रूप पूरा देश होता है। इसके साथ साथ जब ज़्यादा ज़्यादा वस्तु प्रोड्यूस होगा, अच्छा ज़्यादा ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर जो है इन्वेंट किए जाएंगे, तो क्या होगा, विदेश में ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा और अर्निंग आएगी। अपने भारत की जो भी बैलेंस होगा, जो भी बजट होगा गवर्नमेंट का, वो घाटे की नहीं होगी, वो फ़ायदे की बैलेंस होगी, वो प्रॉफिट के बैलेंस होगा, वो डेफिसिट में नहीं जाएगा। तो इसमें हम लोग देखे थे कि जापान ज़्यादा वहाँ के लोग ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेंट करते हैं, जिससे वो लोग ज़्यादा किसी वस्तु को एक नए तरीके से, एक न्यू टेक्नोलॉजी से उत्पादित करने में सक्षम होते हैं, और हम कम से कम रिसोर्स में वो अधिक से अधिक उत्पादन करना जानते हैं, बेस्ट लेवल देना चाहते हैं, अच्छा परफॉर्मिंग देना चाहते हैं, गुड क्वालिटी देना चाहते हैं, और हमेशा कुछ न कुछ करने के लिए लगे रहते हैं।
लेकिन वहीं पर अगर देखें, अच्छा वहाँ जापान में रिसोर्स कम है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग अच्छे कम रिसोर्स में अच्छा परफॉर्मिंग कर रहे हैं, अच्छी प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, गुड क्वालिटी के जो है गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर इंडिया को देखें, यहाँ का नेचुरल रिसोर्स तो जापान की तुलना में कहीं अधिक है, लेकिन यहाँ की टेक्नोलॉजी, यहाँ की ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट जो हम लोग करते हैं उनके कंपेयर में कहीं कम है। इसलिए यहाँ की प्रोडक्टिविटी, यहाँ की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो कहीं उनसे कम है। दे हैव इन्वेस्टेड इन ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन हेल्थ, क्योंकि वो लोग ह्यूमन एसेट बनाने के लिए स्पेशली एजुकेशन एंड हेल्थ पर प्रायोरिटी देते हैं। हम लोग ज़्यादा अपने जीवन के यापन करने के लिए पहले रोज़गार खोजते हैं, एजुकेशन हेल्थ को उतना प्रायोरिटी नहीं देते, इसलिए हम लोग एसेट नहीं बन पाते हैं। These people made efficient use of other resource like land and capital, क्योंकि यह जो रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स, ये लैंड और कैपिटल की तुलना में बहुत ज़्यादा कुशलतापूर्वक कारगर साबित होता है। सेकंड टॉपिक ये आपका आज शुरू हो रहा है, क्योंकि यही टॉपिक हमें आज डिस्कशन करना था, फिर भी मैं एक वीडियो इसके पहले ऑलरेडी बना दिया, इसके पहले ऑलरेडी बना है और 3-4 वीडियो पहले भी ऑलरेडी बन चुका है। सभी वीडियो आप अच्छी तरह से मन लगा के देखिए और पूरा कॉन्सेप्ट चैप्टर पर बनाइए। तो सेकंड टॉपिक आपका है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वीमेन। तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, आर्थिक क्रियाकलाप हो रही है, चाहे आदमी के द्वारा चाहे औरतों के द्वारा, वो क्या होती है। देखिए भाई, हम लोग अर्निंग करने के लिए कुछ न कुछ उत्पादन करते हैं, और उत्पादन क्या होता है, वस्तुओं या सेवाओं का, तभी तो हमें कुछ आय मिलता है। जब कोई हम वस्तु या सेवा उत्पादित ही नहीं करेंगे तो आय कहाँ से मिलेगी। इसलिए पूरा इकोनॉमी मीन्स इंडिया का जो भी एक बेसिक फीचर है, वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी हो रही है, मान लीजिए कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वो मोस्टली कह लें यूपी भी मोस्टली आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग है, यानी प्राइमरी सेक्टर से, जहाँ आपको जो है नेचुरली वर्क जो भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं या फार्मिंग सेक्टर जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं वो उससे कोरिलेटेड है। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर, यही रॉ मटेरियल जो प्राइमरी सेक्टर या नेचुरल रिसोर्स से एलोकेट होके जाता है, और वहाँ पर जो भी गुड्स प्रोड्यूस होती है या कह लें जो भी मैन्युफैक्चर होता है मशीन के थ्रू, उसी रॉ मटेरियल को नए फॉर्म देते हैं जो कि हम कंज्यूम कर सकें। मनुष्य अपने कोई भी वस्तु कंज्यूम करने के लिए जो भी एक फॉर्म देता है मशीन के द्वारा, जो भी मैन्युफैक्चर कर देता है जिससे वह उपभोग करने के लिए इजी हो जाता है, तो वह सेकेंडरी सेक्टर से उससे मैटर रखता है। यानी कोई भी वस्तु हम जब उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, एक रूपांतरित कर देते हैं उसके फॉर्म को, उसको रूप को, तो वह विनिर्माण कहा जाता है, यानी मैन्युफैक्चर्ड हो गया, यानी पुनः से हम उसको रूप को दूसरे रूप में दे दिए और अब हम उपभोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी और कई कैटेगराइज हैं, अभी मैं बताता हूँ, इसके अंदर भी कितने सब कैटेगराइज हैं उसको भी मैं डिस्कशन करूँगा। तो थर्ड आपका आता है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर आपका टोटली किसी भी फील्ड से संबंधित हो, किसी भी प्रोफेशन से संबंधित हो, तो वह टोटली सर्विस इसमें आता है। टर्सरी में टोटली सर्विस, चाहे आपका कुछ भी सर्विसेज हो। तो देखते हैं तीनों में कौन कौन से, यानी तीनों सेक्टरों के अंदर जितने भी सब कैटेगराइज हैं, इसका थोड़ा हम उसको डिस्कशन करते चलते हैं, जिससे आपको अच्छा नॉलेज भी हो जाए कि किन किन सेक्टरों में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो प्राइमरी सेक्टर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती है, इकोनॉमी में एक्टिविटीज़ यानी वस्तु या सेवा उत्पादित होती है, क्रियाकलाप होती है, वो पूरा इकोनॉमी तीनों सेक्टरों से ले करके ही बनता है। तो प्राइमरी सेक्टर आपका पूरा नेचुरली वर्क यानी फार्मिंग सेक्टर से ही मैटर रखता है, जिसमें आपको एग्रीकल्चर वर्क यानी फार्मिंग भी कर सकते हैं, माइंस जो भी खनन होता है, जैसे कोयला खनन हो गया, फ्यूल्स हो गया, सोना चांदी हो गया, जो भी रासायनिक पदार्थ हो गया, ये सब आपके माइंस वर्क हैं, ठीक है। तो फार्मिंग, माइंस, फिशरीज, मत्स्य पालन, इसके अलावा जो भी हस्बेंड्री आते हैं, रेशम पालन, कुक्कुट पालन, कोई भी पालन होता है, यानी एक सूक्ष्म कुटीर उद्योग होता है, वो आता है, ठीक है। फार्मिंग, माइंस, फिशरीज एंड फॉरेस्टरीज, यानी वन उद्योग में सेब के बगीचे कश्मीर में हो गए,
या हम साग सब्जी जो लगाते हैं, जंगली सब्जी वब्जी भी हो जाते हैं। तो ये सब वन में जो चीज़ होते हैं, फॉरेस्ट्री वर्क होते हैं, लट्ठा ठल लकड़ी के जो हम लोग कीमती चंदन की लकड़ी या और भी लकड़ी हो गया, शीशम की लकड़ी, सागौन की लकड़ी, सकुआ की लकड़ी, ये सब जो भी आते हैं, वुड्स आते हैं जंगल से, ये सब वन उद्योग यानी फॉरेस्टरीज वर्क में आते हैं। तो फार्मिंग, ठीक है, फार्मिंग, माइंस, फिशरीज एंड फॉरेस्टरीज, ये आपके प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग है। सेकेंडरी सेक्टर में आपका मैन्युफैक्चरिंग, जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में मानव अपने उपयोग के सुलभता के लिए बदल लेता है और अच्छी तरह से उपभोग करने योग्य हो जाता है, यानी मैन्युफैक्चर में मशीन से बना हुआ प्रोडक्ट। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मीन्स रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, हाउस कंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ये सब जो होता है, या कह लें कंस्ट्रक्शंस का परिभाषा यही होता है, जैसे मैं बताया कि मैन्युफैक्चरिंग मशीन से प्रोडक्ट हुआ कोई प्रोड्यूस हुआ कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। लेकिन कंस्ट्रक्शन होता है गिट्टी बालू सरिया, ठीक है, और टार, टार मीन्स कहते हैं डामल, ठीक है, टार। और तो ये सब से जो फॉर्म बनता है, कंक्रीट से बना हुआ फॉर्म या टार से बना हुआ, टार मीन्स डामल, जो सड़क बनता है, तो ये सब कंस्ट्रक्शन के अंदर आता है बेटा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शंस, कंडक्शन, कंडक्शन क्या है, कंडक्शन मीन्स गैस सप्लाई, पानी लाइन, ठीक है, फ्यूल्स और नेचुरल गैसेस। यानी कंडक्शन मीन्स गैस संवहन जो होता है एक देश से दूसरे देश या एक रीजनल स्टेट से दूसरे रीजनल स्टेट से, जब इंटर रीजनल स्टेट में जब हम गैस पाइपलाइन डालते हैं या विदेश में डालते हैं, तो ये सब कंडक्शन के अंतर आता है। उसके बाद आता है लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई। ये सब आप लिख भी लीजिएगा, जितने भी सेक्टर के अंदर सब कैटेगराइज हो रहा है, एक्टिविटीज़ हो रही है, ये सब आप एक बुक बना लीजिए जिससे आपको अच्छा कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर बन जाए। तो सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शंस, कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, ये एक्टिविटी होती है बेटा। टर्सरी सेक्टर आपका टोटली सर्विस है, ये मैं पहले ही बता दिया। इसमें चाहे टीचर की सर्विस आए, चाहे डॉक्टर की सर्विस आए, चाहे नौकर की सर्विस आए, चाहे इंजीनियर की सर्विस आए, चाहे ड्राइवर की सर्विस आए, चाहे शॉपकीपर की सर्विस आए, चाहे डेयरी पर जो आदमी खड़ा है उसकी सर्विस आए, चाहे मेड अगर हम लगवा रहे हैं घर में काम करने के लिए, घर डोमेस्टिक चोर पर, तो वहाँ की सर्विस आए। यानी जो वैल्यूएबल हो, जिसी हम डिमांड करते हैं और उसके थ्रू वो सप्लाई होती है, उसकी कीमत बनती है, यानी एक मार्केट कीमत पर हम उसको हम डिमांड करते हैं, उसके हम कंज्यूम करते हैं, उसको यूज में लाते हैं, जिससे हमको रिक्वायरमेंट होता है, ये है। तो ये तीनों एक्टिविटीज़ का डिस्कशन हो गया। प्राइमरी मतलब कि आपका खेती से काम, सेकेंडरी मीन्स मोस्टली आपका 90% कह लें तो मैन्युफैक्चरिंग काम, टर्सरी मीन्स आपका टोटली सर्विस से काम। तो आगे बढ़ते हैं। द एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जो भी एक्टिविटीज़ होती है क्या होती है, वो अर्निंग के लिए होती है। तो अर्निंग के लिए होगी तो कोई कुछ न कुछ प्रोड्यूस करेगा गुड्स एंड सर्विस, तभी तो उसको आप आएगी बड़ा साहब है। हाँ सॉरी बेटा, अभी एक जानवर आ गया था सर पे, इसलिए मुझे कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि ये मैं बगीचे में बना रहा था इसलिए ऐसा हो गया। फिर भी कंटिन्यूटी बनाते हैं, एक सर्प आ गया था इसलिए हमें भागना पड़ा, आपको डिस्टर्ब भी होना पड़ा। तो चलिए कोई बात नहीं है, क्योंकि घर में बन भी नहीं पाता वीडियो, इसलिए बगीचे बनाना पड़ा, वो थोड़ा जंगल है इसलिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये नेचुरली था, भाग गया, बच गए, थैंक्स अ लॉट ऑफ गॉड। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैड टू पार्ट, ठीक है। तो देखते हैं उधर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो था वो 3 सेक्टरों से बिलोंग था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो उसमें हम लोग देखे थे कि तीनों सेक्टरों में जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होती थी उससे हम लोग पैसा पाते थे, यानी उसके जो वर्क करते थे उससे हम पैसे की रिटर्न में हम उसको वस्तु सेवा देते थे और उससे हम पैसा पाते थे। लेकिन
कुछ ऐसा भी एक्टिविटीज़ है जो आदमी अपने के लिए करता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वही यहाँ आपका डिस्कशन होगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं द एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जो भी एक्टिविटीज़ होती है वह हम वहाँ वस्तु या सेवा उत्पादित करते हैं, उसके बदले पैसा प्राप्त करते हैं। ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम, सभी की वैल्यू अगर ऐड कर दें प्रत्येक एवरी पर्सन का अपने इकोनॉमी में, तो वह सभी व्यक्तियों की आय किसी देश में वह राष्ट्रीय आय कही जाएगी। देखो एक इकोनॉमिक सेशन में, यानी कह ले एक जो भी इकोनॉमिक सेशन होता है उसके अंतर्गत अंतिम वस्तु जो उत्पादित होती है सभी व्यक्तियों के द्वारा, जो भी वस्तु या सेवा अंतिम वस्तु या सेवा उत्पादित होती है उसकी टोटली आय की कीमत, बाज़ार की कीमत ही राष्ट्रीय आय होती है। यानी सभी व्यक्तियों में, यानी कह लें कि इकोनॉमी में रहने वाले सभी व्यक्तियों जो भी अंतिम वस्तु या सेवा उत्पादित करते हैं एक साल के भीतर, उनकी टोटली इनकम को अगर कलेक्ट कर लें वह नेशनल इनकम होती है। यही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ऐड वैल्यू टू नेशनल इनकम, जो कि नेशनल इनकम को बनाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव टू पार्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के टू पार्ट हैं, मार्केट एक्टिविटीज़, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। तो मार्केट एक्टिविटीज़ जो होता है, हम किसी वस्तु या सेवा को जो भी उत्पादित करते हैं उसके बदले हमें पैसा रिक्वायरमेंट होती है, यानी डिमांड करते हैं, यानी वो पैसे की लेन देन से ही एक्टिविटी होती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वो विदाउट वैल्यूएबल होते हैं, यानी पैसे की उसकी कोई वैल्यू होती नहीं, इसलिए वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ है। तो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ का मार्केट एक्टिविटीज़ का एक एक एग्जांपल हो जाए तो और अच्छा आपका वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो मार्केट एक्टिविटीज़ जो होता है वो आपको पैसे के ही लिए वहाँ पर वस्तु सेवा उत्पादित की जाती है। लेकिन नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ जैसे मेड को घर पर काम कराने के लिए वहाँ काम पर रखना, या हाउसवाइफ के रूप में अगर अपने घर में कोई सर्विस दे रही है तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। कह लें कि वहाँ कोई आर्थिक शब्दावली या कोई वहाँ चर्चा है ही नहीं कि पैसे का लेन देन होगा, यानी उसकी सेवा वस्तु के बाद के बदले पैसा दिया जाएगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई उसकी वैल्यू नहीं दी जाती। लेकिन वहीं पर अगर हम नौकरानी रखते हैं, मेड को रखते हैं काम करवाने के लिए, गुड्स एंड सर्विस वहाँ पर, सॉरी गुड सर्विस ही होगा, गुड्स थोड़ी प्रोड्यूस करेगी वो, तो सर्विस अगर प्रोड्यूस करती है, मेड को रखते हैं घर पर डोमेस्टिक चोर पर, तो वो क्या करेगी, वो काम करती है लेकिन वो उसके बदले पैसे ले देती है, पैसे लेती है। लेकिन अगर हाउसवाइफ किसी घर में वर्क कर रही है तो वो नॉन वैल्यूएबल है, यानी उसको कोई भी कीमत उसकी नहीं दी जाती है, कोई भी जो सेवा करेगी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी, उसको कोई भी प्राइस उसके बदले नहीं दी जाएगी। तो ये नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ है, यानी उसकी मार्केट की जो भी काम घर कर रही है मार्केट में वो कोई वैल्यू उसकी रेट नहीं फिक्स है। लेकिन अगर मेड काम के लिए हम रखते हैं तो उसकी एक मार्केट रेट फिक्स है, उसका वेज जो होगा, मजदूरी होगी, वो मार्केट वेज फिक्स है, कितने में मेड आती ही हैं, काम पर करती ही हैं। तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ मीन्स वो मार्केट की कोई वैल्यू, यानी उसकी कोई रेट फिक्स नहीं है। जैसे अपने घर में आपकी माता जी कोई भी सर्विस दे रही होंगी, डोमेस्टिक चोर पर काम कर रही हों, डोमेस्टिक वर्क कर रही हैं, तो घर में कोई उनको पैसा नहीं देता है। लेकिन अगर उनको सुख सुविधा प्रदान करने के लिए, उनको काम करने के लिए मना कर दिया जाए, अगर उनके बदले अगर मेड को रख देते हैं, आपको आपके घर पर डोमेस्टिक वर्क पर पूरा काम वो करती है, तो उसके बदले वो पैसा डिमांड करती है, मांगती है कितना मेरा मजदूरी है। तो ये जो पैसा मांगती है तो ये मार्केट एक्टिविटीज़ हो गया। और जो घर पर औरतें काम करती हैं तो ये नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ है। इसका कई उदाहरण है, जैसे हम लोग सब्जी उगाते हैं, राशन खेतों में अनाज उत्पन्न करते हैं, तो साल भर खाने के लिए रख लेते हैं, वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ है। लेकिन अतिरिक्त सरप्लस जब प्रोड्यूस हो जाता है, उसको मार्केट में बेचते हैं, तो वो उसकी वैल्यू होती है, गेहूँ चावल की वैल्यू होती है मार्केट में। वो जब मार्केट में जाती है तो डिमांड सप्लाई के थ्रू वो मार्केट की प्राइस फिक्स होती है, वहाँ पर हमें वहाँ उस दर पर प्राइस मिलता है। तो ये मार्केट एक्टिविटीज़ है। मार्केट एक्टिविटीज़ मीन्स जहाँ पर प्राइस मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू वहाँ पर कीमत स्थिर कर दी जाती है और वहाँ की उतनी बराबर वैल्यू कीमत हमें मिलती है।
तो इसको कई आप स्वयं ही कई एग्जाम्पल एज्यूम करके आप इसके बारे में अच्छी तरह से नॉलेज गेनिंग कर सकते हैं। तो एक मार्केट एक्टिविटी मीन्स कोई भी वस्तु या सेवा होती है वो बाज़ार पर उसकी कीमत फिक्स होती है। अगर वो बेचना चाहता है या सेवा देना चाहता है तो वह उतने के पैसे डिमांड करता है, तब वो वस्तु या सेवा वहाँ सप्लाई करता है यानी प्रोड्यूस करता है। लेकिन नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ जो स्वयं के लिए होती है उसकी कोई फिक्स रेट मार्केट की नहीं होती, कोई देता ही नहीं उसकी वैल्यू, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ है। तो इस पर बहुत कई एग्जाम्पल बन सकते हैं, आप स्वयं ही कई एग्जाम्पल लेकर इसको समझिएगा। और जो भी अगर ना समझ में आए तो व्हाट्सएप नंबर पर आप अच्छी तरह से विदाउट एनी हेजिटेशन आप उस पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव टू पार्ट, ये भी डिस्कशन हो गया, डिवीज़न ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वुमेन, तो इसको भी हम कल पढ़ाएंगे इसके आगे, ठीक है, कि कैसे मेन एंड वीमेन को डिवीज़न कर देते हैं उनके वर्क के अकॉर्डिंग। और पुराने जो एशियन टाइम से चला आता भी रहा है कि मेन का वर्क अलग और वीमेन का अलग वर्क होता है। इसको कल बेटा हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक 2 वीडियो जो भी बना था उसको अच्छी तरह से पढ़िए, जो भी न समझ में आए विदाउट एनी हेजिटेशन ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।